शर्मा हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई भूतिया कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। इस कहानी के पात्रों और घटना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कहानी सुने। 10 दोस्तों का ग्रुप एक जंगल में घूमने निकला। वैसे वो नई नई जगह हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं। ऐसे वे वहां घूम रहे थे, तभी उनमें से एक दोस्त को उस जंगल में एक छोटा सा घर नजर आता है। वे सब उस घर के अंदर जाते हैं। वहां बहुत सारी अजीब चीजें थी, जैसे कांच की बर्नियों में जानवरों की आंखें, किसी में खून और किसी में इंसानों की उंगलियां और किसी में इंसानों की चमड़ी और बाल। ये सब देखकर वो हैरान थे। उनमें से एक लड़का राज कहता है, मुझे लगता है ये घर किसी काला जादू करने वाले का होगा, जिसने ये सब अजीब चीजें यहाँ जमा की हैं। उसकी इस बात पर अनिकेत कहता है, अरे तुम पागल हो राज, आज के जमाने में ये सब बातों पर कोई यकीन नहीं करता, समझे? ये किसी साइको का घर होगा। मैं अभी पुलिस वालों को कॉल करता हूँ, तब तक सब शांत रहो, समझे? वो फोन लगाता है। तभी उनमें से एक लड़की मीरा की नजर टेबल पर रखी किताब पर पड़ती है। वो उसे खोलती है तो उसे उसमें कुछ मंत्र लिखे नजर आते हैं, जिन्हें किसी ने खून से लिखा था। उनमें से कुछ मंत्र वो पढ़ती है। तभी वहां की सारी कांच की बर्नियां नीचे टूटकर गिर जाती हैं। वो खून की बर्नी से एक शरीर बनने लगता है और वो उनमें से 4 दोस्तों को अपने साथ अंदर खींच लेता है। वो लड़की बुक लेकर बाकी सबके साथ बाहर निकल जाती है। अब वो दानव घर के अंदर से उन्हें चुपचाप देख रहा था, पर वो उन्हें पकड़ने बाहर नहीं आ रहा था, ना जाने क्यों। लेकिन फिर भी वो अपने लंबे हाथ करके उनमें से 3 को अंदर खींच लेता है। उसके हाथ रोशनी की वजह से जल रहे थे, पर फिर भी वो तीनों को अंदर खींच लेता है। और अब सिर्फ 2 जने बचे थे, एक मीरा और एक राज। वो दोनों डरते डरते वहां से बहुत ज्यादा स्पीड में भागने लगे और ऐसे ही भागते भागते वो एक प्लेटफॉर्म के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने उस जंगल में अपनी कार छोड़ दी थी, पर अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना खौफनाक हादसा होने के बाद वापस उस जंगल में जाए। इसलिए वो दोनों वहां से एक ट्रेन में बैठकर सुकून की सांस लेते हैं। पर मीरा उन सब की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। ना ही वो उस बुक में लिखे मंत्रों को पढ़ती और ना ही उसके दोस्त उस दानव के हाथों मारे जाते। इस घटना के अगले दिन उस ट्रेन से रात के वक्त कई लोग गायब हो गए। ऐसा रोज ही होने लगा। दिन के समय तो पैसेंजर सही सलामत मिलते, पर रात को सफर करने वाले सभी लोग गायब हो जाते। उस ट्रेन की खबर मीडिया को पड़ी। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैलने लगी। सरकार भी इस बात से हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, और कुछ लोगों ने इस घटना पर एक शो बनाया। उन्होंने कहा कि अगर इस बात को छुटलाना है तो हम एक काम करेंगे, हमारे शहर के कुछ लोगों को एक चैलेंज देंगे। उनमें से कोई भी रात के समय इस ट्रेन में सफर करके सुबह सही सलामत मिला तो उसे हम 2 करोड़ का इनाम देंगे। पर अगर कोई इसमें से गायब हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी और न ही सरकार की। वो प्रोग्राम देखकर शहर के कुछ लोग उसमें शामिल हो गए। प्रोग्राम का एक आदमी उन सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है और वो किस लिए यहाँ आए हैं ये बताने के लिए कहता है। उनमें से एक लड़की कहती है, मेरा नाम स्वाति है, मैं यहाँ 2 करोड़ रुपए जीतने आई हूँ, ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड विकास के साथ शादी करके अपने माता पिता से दूर एक बहुत अच्छी लाइफ बिता सकूं। इस पर विकास कहता है, हाँ सर, मेरी बेबी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे माता पिता हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए हम दोनों उन्हें छोड़कर अपनी लाइफ अपनी मर्जी से बिताएंगे। इसके बाद एक डॉक्टर होती है, वो अपना परिचय देती है। उसके बाद एक आर्मी ऑफिसर कहता है, मैं अपनी टीम के साथ सरकार के हुक्म से उस ट्रेन में जा रहा हूँ।
वहाँ कौन रात के समय मेरे देश के लोगों को गायब कर रहा है, ये पता लगाकर मैं उसे खत्म कर दूंगा। उस आर्मी ऑफिसर के बाद एक और आदमी से ये सवाल पूछा जाता है। इस पर वो कहता है, मेरा नाम साहस है और मैं इन लोगों जैसे यहाँ पैसों के लालच में नहीं आया। मुझे उस ट्रेन में जाकर गायब तो नहीं, लेकिन मरना जरूर है। उसकी ये बात सुनकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो कहता है, वैसे तो कायर लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं, पर मैं कायर नहीं हूँ। मरूंगा तो शान से, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उसके बाद मीरा की बारी आती है और वो कहती है, मैंने एक गलती कर दी, शायद उसे सुधार सकूं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। उसे सुधारते हुए अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं। इंट्रोडक्शन के कुछ समय बाद वो सभी शाम के 6 बजे स्टेशन पहुंच गए। उस प्रोग्राम का एक व्यक्ति उन सबसे कहता है, जब तुम लोगों ने अपने अपने बारे में बताया तो वो सुनकर हमें कुछ अजीब भी लगा, पर कोई बात नहीं, आपकी पर्सनल कुछ तकलीफ होगी जिसे आपने हमसे शेयर किया। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम सब सही सलामत लौट आओ। अब इस ट्रेन में आप सभी को सुबह तक सरवाइव करना होगा और यहाँ से हमारा साथ खत्म और आप सबका चैलेंज शुरू हो जाएगा। हम सभी आपको ट्रेन में लगे कैमरों की मदद से देखेंगे। आगे जो कुछ भी आपके साथ होगा इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सफर शुरू करने से पहले इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो और अपनी चुनौती की शुरुआत कर दो। उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के बाद वो सब ट्रेन में चले गए और वो ट्रेन शुरू हो गई। उन सभी में से कुछ लोग अपने पैसों की मजबूरी के कारण इसमें शामिल हुए थे, तो कुछ बस ऐसे ही मजे के लिए, कुछ डर भी रहे थे कि उनके साथ क्या होगा। एक सीट पर साहस, मीरा, डॉक्टर अंकिता और आर्मी ऑफिसर स्वाति और विकास बैठे थे। वो दोनों, स्वाति और विकास, मोबाइल में गेम खेल रहे थे। स्वाति विकास से कहती है, अरे विकास, ये क्या कर रहे हो? मैं डाउन हो गई हूँ, मुझे जल्दी रिवाइव करो। विकास कहता है, अरे बीबी, आ रहा हूं मैं। जिसने तुम्हें डाउन किया है ना, उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। गेम में वो दोनों मारे गए और आपस में लड़ने लगते हैं। स्वाति कहती है, बड़े आए थे उनकी बैंड बजाने वाले, तुम ना एक नंबर की नूबो, मुझसे बात नहीं करना, तुम हटो। विकास कहता है, अरे बीबी, तुम नाराज मत हो, मैंने तुम्हारे लिए एक घड़ी लाई है, लाओ मैं अपने हाथों से ही पहनाता हूँ। हाय, मैं तो मर गई सदा पे। तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए और कैसे मनाना है मुझे। आई लव यू विकास। आर्मी ऑफिसर विकास से कहता है, अरे क्या खेल रहे हो तुम लोग? कौन सा गेम है वो? हाँ? विकास कहता है, अरे बहुत अच्छा गेम है अंकल, उसमें बहुत मजा आता है। खेलते खेलते हम कई दोस्त बना लेते हैं और गेम जीतने पर हमें मिलता है। उसकी बात रोकते हुए साहस कहता है, घंटा है ना? देखो ऑफिसर, जिस गेम की बात कर रहे हैं ना, उससे आज की पीढ़ी के समय की बर्बादी होती है और जब ये गेम खेलना शुरू करते हैं ना, तो उसमें ही पूरा घुस जाते हैं। इन्हें ना भूख रहती है ना प्यास, और गेम खेलने से इनके माता पिता अगर इन्हें रोके तो ये उन्हें अपना दुश्मन समझने लगते हैं। इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि इन्हें सिर्फ गेम ही नजर आता है। जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म ना हो ना, तब तक ये फोन ही नहीं छोड़ते और खेलते वक्त तो एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये है इस गेम की असली कहानी। इस पर विकास कहता है, अरे आपको क्या पता इस गेम के बारे में, हम बस कभी कभार टाइम पास के लिए खेलते हैं। इस पर साहस कहता है, वैसे मेरी ये बात उन्हीं को बुरी लगती है जो ऐसे होते हैं, सो तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? हाँ? विकास कहता है, बुरी नहीं, मैं तो बस कभी कभार खेलता हूँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ? इसके बाद मीरा वहां से बाथरूम चली गई और उस बुक के कुछ मंत्र पढ़ने लगी। ट्रेन के एकदम आखिरी के बोगी में कुछ अजीब लोग आए। उन सभी के आंख, कान और मुंह से खून बह रहा था। उस बोगी के अंदर मौजूद ऑफिसर उन पर हमला कर देते हैं और उन सबको एक जगह कैद कर देते हैं।
और इधर मीरा अपने मंत्र रोककर वापस उन सबके पास आ जाती है। और तभी आर्मी ऑफिसर को आखिरी बोगी पर बोलने एक आदमी आता है। वो उनके साथ आखिरी बोगी की ओर निकल गया। मीरा कुछ परेशान लग रही थी। उसे परेशान देखकर अंकिता कहती है, क्या हुआ मीरा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, तुम ठीक हो ना? मीरा कहती है, कुछ नहीं, पर कोई नहीं। कहते हैं कि अपना दुख शेयर करने से दुख थोड़ा कम हो जाता है। मैंने कई अपनों को एक दुर्घटना में खो दिया और मेरा प्यार राज को भी। इतना कहकर वो रोने लगी। उसकी बात पर अंकिता कहती है, अरे रो मत, मैं भी तुम्हारा दुख समझती हूँ। मेरे साथ भी एक बहुत अजीब घटना घटी थी। एक होटल में मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़के से प्यार हो गया था। उसने मुझे बहुत खुशियाँ दी थी। मैं अपने प्यार का इजहार उससे करने ही वाली थी, तभी उसे एक शैतान ने वहां मार दिया। वो मेरी बाहों में ही मर गया। काश मैं उससे दोबारा मिल सकती, पर ये नहीं होगा। हम सब ठीक कर सकते होते तो क्या ही बात होती। उसकी बात सुनकर मीरा ने रोना बंद कर दिया और शांत होकर वो दोनों बातें करने लगे। और फिर अंकिता साहस से कहती है, वैसे तुम्हारी बातें सुनी सुनी सी लगती हैं। तुमने इंट्रोडक्शन के वक्त कहा था ना कि तुम यहाँ मरने आए हो। हमें बता सकते हो तुमने ऐसा क्यों कहा? साहस कहता है, क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, पर जैसे तुम दोनों ने अपना प्यार खोया है, वैसे मैंने मेरा प्यार शायद खो दिया है। मुझे आज भी याद है, मैं एक अनाथ आश्रम में काम करता था। मैं भी एक अनाथ ही था। मेरा नाम साहस मेरे प्यार ने ही रखा था। हम दोनों ही अनाथ थे। एक बार की बात है, जब मैं बच्चों के लिए तोहफे लेने गया था, तो आश्रम में रात के समय वो सब सो रहे थे। मैं आश्रम के बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेकर वहां आया, तभी मेरी नजर उन लोगों पर पड़ी। मैंने एक आदमी के सर पर पत्थर मार दिया, फिर उसकी गन छीन ली और उन सबको मार दिया। उसी दिन मेरे प्यार ने मुझे गले लगाकर कहा, हम सभी की जान तुमने बचाई है। तुम्हारी उम्र तो कम है, पर तुम्हारी हिम्मत बहुत है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम साहस रखती हूँ। मुझे नाम देने वाली वो पहली थी। उससे पहले तो मुझे किसी ने भी इतना अच्छा नाम नहीं दिया। सभी गंदी गालियों से ही मुझे पुकारा करते थे। जैसे उसने मेरा नाम साहस रखा, वैसे ही मैंने उसका नाम सायरा रख दिया। हम दोनों काफी खुश थे, पर सुबह मुझे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर दिया। गलती मेरी नहीं थी, ये वो जानते थे, और मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की होने के कारण उन्होंने मुझे 4 साल कैद की सजा दी। जेल में अक्सर सायरा मुझसे मिलने आती थी और बातें भी किया करती थी। एक बार सायरा ने मुझसे कहा, तुम बच्चों की चिंता मत करो साहस, मैं अपनी पढ़ाई और उनकी देखभाल दोनों कर लूंगी। उन्हें अच्छे लोगों के हाथों में सौंपूंगी जो उन्हें अपने बच्चे की तरह चाहेंगे। मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं भी कोई अच्छी सी जॉब कर लूंगी, और तुम्हारे रिहा होने के बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और हम तुम शादी कर लेंगे, समझे? इतना कहकर वो वहां से शर्माते हुए चली गई। रिहा होने के बाद हम दोनों साथ ही रहने लगे। मैंने भी अपनी छोटी सी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस शुरू कर दी, जहां मैं बच्चों और बड़ों को बचाव के कुछ दांव पेच सिखाता था, जो कि मुझे जेल में एक भले आदमी ने सिखाए थे। सब ठीक चल रहा था और सायरा की नौकरी भी लग गई थी। सायरा ने मुझे कहा कि अब वादे के मुताबिक हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम सभी को अमरनाथ यात्रा पर निकलना होगा। मुझे बहुत दिनों से वहां जाना था। मुझे कुछ काम आया, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा पाया, पर सायरा को मैंने जाने दिया। आश्रम के बच्चों के साथ वो बस से निकल गई, और पर रास्ते में उनका एक्सीडेंट। आश्रम के सारे बच्चे मारे गए। उनकी लाशें देखकर मैं टूट गया था, पर मुझे सायरा की लाश कहीं नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि कुछ लोग पानी में बह गए हैं। बस ड्राइवर की गलती की वजह से वो सब मारे गए। अब मेरे जीने का क्या फायदा है? सायरा और वो बच्चे, मुझ अनाथ का छोटा सा परिवार था।
वो अब नहीं रहा, मगर मैं कायर नहीं हूँ, मरूंगा नहीं अपने हिसाब से, इसलिए मैंने वहाँ ऐसा कहा था। उसकी कहानी बहुत दुख भरी थी। उन सभी की बात पर स्वाति कहती है, बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ, पर देखो हम दोनों का प्यार कितना सच्चा है, हमने दुनिया से लड़कर एक दूसरे को पा लिया। विकास कहता है, हाँ मेरी बीबी ने सही कहा, हमारा प्यार सच्चा है। क्या कहते हो साहस साहब? साहस कहता है, सच्चा प्यार, पता है आजकल के लोग जो सच्चा प्यार कहते हैं वो क्या है? तुम्हें मालूम है? वो प्यार एक पिंजरा है। पिंजरे में मौजूद पक्षी को खाने पीने जरूर मिलता है, पर वो पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकता। जैसे कोई लड़की किसी से बात करने लगती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे हुक्म देता है, तुम मुझसे दूर रहना, उससे बात की तो मुझे भूल जाना, और वो लड़की उसका हुक्म मानकर अपने दोस्तों से भी बातें नहीं करती। ऐसे लड़की लड़के की आजादी छीन लेती है। तुम मुझसे बात मत करो, मेरे होकर रहो, और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ये प्यार है। जब एक दूसरे पर भरोसा नहीं है तो प्यार काहे का? एक दूसरे की आजादी छीन लेने वाला, एक दूसरे को हुक्म देना, ये है प्यार। एक गुलामी है। हमारा उठना बैठना किसी और के इशारे पर क्यों होने दे? हम आजाद पंछी हैं, हम अपनी मर्जी से उड़ेंगे, हमारे फैसले पर किसी का हक नहीं। वो केवल हम सोचेंगे हमें किससे बात करनी है और किससे नहीं। और हाँ, जैसे तुमने कहा तुम सच्चा प्यार करते हो, तो सबसे पहले सच्चा प्यार एक इंसान का उसके माता पिता होते हैं। जो माता तुम्हें 9 महीने अपने पेट में पालती है और जो पिता हर वक्त तुम्हारी जरूरत को पूरा करता है, उन्हें छोड़कर तुम कैसे आ सकते हो? और तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम सच्चा प्यार करते हो? जब तुम अपने माता पिता के नहीं हुए तो एक दूसरे के क्या होगे? मैं एक अनाथ हूँ, पर जब भी कभी किसी माता पिता को अपने बच्चों को प्यार करते देखता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। भगवान से ये कहता हूँ कि क्यों उसने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। तभी मुझ पर सायरा का हाथ पड़ता है। अपने गले लगाकर वो बचपन में मुझे लोरी सुनाती थी। मेरा सहारा वो थी और उसका मैं। हमारा एक दूसरे पर विश्वास, हमारा आजाद बेखौफ रहना, ये था हमारा प्यार। साहस की बात सुनकर स्वाति और विकास को उनकी गलती का अंदाजा हो जाता है। वो गहरी सोच में डूब गए थे। तभी वहाँ के लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। आर्मी ऑफिसर खून से लथपथ हो गया था। वो आकर साहस के कंधे पर गिर गया और उसने कहा, हम पर कुछ अजीब लोगों ने हमला कर दिया। वो बहुत खतरनाक है। वो उन लोगों को अपने दांतों से नोच नोच के काट रहे हैं। नीचे जो खून गिर रहा है वो उसे भी चाट लेते हैं। बहुत डरावने हैं वो। मैंने उन पर वार किए पर वो मरते ही नहीं। समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे रोके। तभी मीरा कहती है, वो सब हेल के कुछ मॉन्स्टर हैं जो मेरी गलती की वजह से आजाद हो गए हैं। उन्हें दोबारा जहन्नुम भेजने के लिए इस बुक के मंत्र पढ़ने होंगे, पर मंत्र पढ़ते ही वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। अगर उन्हें रोकना है तो पहले उनकी गर्दन काटनी होगी, इससे वो जल्दी मारे जाते हैं। और मैं फिर इस किताब के मंत्र पढ़ने वाली हूँ, पर तुम कैसे भी करके उसे रोको। साहस मीरा का गला पकड़कर कहता है, हुक्म दे रही हो? इन सब शैतान को आजाद तुमने किया है। कितने बेगुनाह मारे गए। असल मॉन्स्टर तुम हो। तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, समझ रही हो तुम? इस पर मीरा कहती है, तुम्हारी बातें सही है। मैं खुद भी जीना चाहती हूँ, पर मरूंगी तो अपनी गलती सुधारने के बाद, समझे तुम? साहस उसका गला छोड़कर कहता है, दुआ कर कि मैं मारा जाऊं, वरना गलती सुधारने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा और इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? इस पर अंकिता साहस से कहती है, उसने अपना किया भोग लिया है साहस, और तुम एक लड़की को ऐसे नहीं मार सकते। साहस कहता है, तुम लड़कियां कहती हो ना वी आर इक्वल। लड़की भी वो सब कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। तुम मिस डॉक्टर, मैं भी सबको इक्वल मानता हूँ। सामने गलत करने वाला लड़का हो या लड़की, मैं उन्हें सेम तरीके से मारूंगा, बिना किसी भेदभाव के। ऑफिसर, क्या उन दानव को मारने के लिए कुछ हथियार हैं आपके पास?
आर्मी ऑफिसर साहस से कहता है, मेरे सारे हथियार लास्ट वाली बोगी में रह गए हैं, तुम वहां जाकर वो सब ला सकते हो। ये मेरे पास एक खंजर है, ये तुम अपने पास रखो। साहस वो खंजर ले लेता है और अंकिता और स्वाति को कहता है, ऑफिसर का ध्यान रखना तुम, और खासकर मैडम मीरा का, इन्हें कोई कुछ नहीं होने देना। इतना कहकर वो जाने ही वाला था, तभी विकास कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, शायद इन लोगों को बचाने के कारण मेरे पिता को मुझ पर गर्व होगा। वो स्वाति की ओर देखकर कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अपनों से दूर किया। स्वाति कहती है, नहीं, गलती हम दोनों की है, मैं तुम्हें गलत नहीं कहूंगी, तुमने अपने दिल से फैसला लिया है, मैं इसकी कद्र करती हूँ। तुम जाकर उन लोगों को बचाओ और मैं इनकी हिफाजत करूंगी। इसके बाद वो दोनों आखिरी बोगी की ओर निकल जाते हैं। इधर अंकिता अपने बैग में से कुछ मेडिकेट निकालती है और उससे उस आर्मी ऑफिसर की मरहम पट्टी करती है। उसके बैग में से एक सफेद नुकीली चीज बाहर निकल के आती है। स्वाति उसे देखकर अंकिता से कहती है, ये क्या है तुम्हारे बैग में? हाँ। इस पर अंकिता कहती है, अरे कुछ नहीं, मेरे प्यार की कुछ यादें हैं जिन्हें मैं कभी खो नहीं सकती। मीरा मंत्र पढ़ने लगती है और इधर साहस और विकास उन दानवों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब नज़ारा उस प्रोग्राम पर दिखाई दे रहा था। एक गांव में टीवी पर सीता नाम की लड़की ये सब देख रही थी। तभी साहस को देखकर उसे कुछ याद आने लगता है और उसका सर दुखने लगता है और वो बेहोश हो गई। तभी उसे एक बूढ़ा बूढ़ी पकड़कर कहते हैं, इसे फिर से दौरे पड़ने लगे, जल्दी से वो गोलियां लाओ। पता नहीं क्यों देखा इसने, जब से ये हमें नदी के किनारे पड़ी मिली है तब से ये बेचारी खोई खोई सी लग रही है। बेचारी ने अपनी याददाश्त खो दी है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इस पर बूढ़ा आदमी दवाई देकर कहता है, साहसी बनो भाग्यवान, वो ठीक है। साहसी सुनकर सीता को होश आता है और उसकी याददाश्त भी लौट आती है। वो और कोई नहीं, सायरा ही थी। अब तो आदत सी है मुझको स्टोरी की अच्छी जगह पर ब्रेक लेने की। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।